अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 12 हमने स्टार्ट करना है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। और इसमें हम मज़ीद लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फ़िज़िकल टोपोलॉजीज़ के बारे में और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट में यूज़ होती हैं, उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर उसने हमें बताया है 10 बेस टी, यानी कि 10 बेस ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट। इससे पहले हम थिक ईथरनेट, थिन ईथरनेट ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम जो है वो 10 बेस टी को देखने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये भी एक ईथरनेट की का एक टेक्नोलॉजी थी, जिसके बारे में उसका कहना है कि इसने मज़ीद चीपर बना दिया, मज़ीद सस्ता बना दिया, मज़ीद ईज़ी बना दिया हमारी जो डेटा ट्रांसफ़र था उसको लोकल एरिया नेटवर्क्स में। और वाई-फाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी एक वक़्त में, जिसको उसने लिखा है कि ये इट इज़ मोस्ट यूज़फुल टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे। ज़ाहिर है कि हैंडआउट्स थोड़े से ओल्ड हैं, तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है काफ़ी हद तक। आजकल ये यूज़ नहीं होती, जो यूज़ होती है वो इसने आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटी में लिखी है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो इसने कहा है कि ये एक तरह का स्टैंडर्ड ही था वायरिंग स्कीम का, जिसको 10 बेस टी ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट बोला जाता था। ट्विस्टेड पेयर का मतलब इसमें जो तारें थी आपने शायद देखी भी होंगी, कुछ इस तरह से जो होती है ना इसकी तारें होती हैं, यानी कि ट्विस्ट हुई होती हैं। आप लोग इसको सर्च करके इसकी तस्वीरें वगैरह भी देख सकते हैं। तो काम किस तरह से ये करता था, ये हमारे पास अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, तो उनमें जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उनका एक कनेक्टर होता है सबका, जिसमें आप लोग ईथरनेट केबल लगाते हैं। तो वो सारी ईथरनेट केबल्स जो हैं, वो इस हब को पॉइंट करती हैं, यानी कि इस हब के साथ जाके अटैच होती हैं। और इस हब का काम फिर होता है कि जो भी डाटा इसके पास आ रहा है, वो आगे सबको सेंड करता है। और ये सारी किसको डाटा सेंड करती हैं? फ़र्ज़ करें कि जी इसने इसको डाटा सेंड करना, तो क्या होगा? यहाँ पे तो यहाँ से लिंक ही एस्टेब्लिश नहीं है। तो ये अपना डाटा पहले हब को सेंड करेगी और फिर ये हब जो है वो उसको आगे सेंड करेगा, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ही होती है। तो ये क्या एक तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है, ये लॉजिकली बस की टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, बट फिज़िकली अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्टार टोपोलॉजी है। लॉजिकली बस कैसे है? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रही है ना, यहाँ से आप लोग देखेंगे यहाँ से जाकर यहाँ तक कम्युनिकेशन हो रही है। फिर अगर इसने यहाँ कम्युनिकेशन करनी है तो यहाँ से जाके यहाँ तक कम्युनिकेशन हो रही है। यानी कि एक ही लिंक बन रहा है, वही आगे जा रहा है। एक ही डाटा जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट कर रहा है। तो यही तो बस टोपोलॉजी होती है, जिसमें एक ही लिंक के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो लॉजिकली इट्स अ बस टोपोलॉजी, बट फिजिकली वायरिंग इसकी जो है वो स्टार टोपोलॉजी की तरह है। ये भी हम आगे चल के देख लेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। फिर कहता है हब्स किस लिए यूज़ होते हैं? तो कह रहा है कि हब्स आर यूज फॉर एक्सटेंशन विद मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि हब्स जो हैं वो कनेक्शन को एक तो एक्सटेंशन देते हैं और दूसरा वो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं। यानी मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि सब कंप्यूटर्स जो हैं वो इकट्ठे इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि दे आर समटाइम्स कॉल्ड ईथरनेट इन अ बॉक्स। ये आप लोग अपने ज़हन में रखें एमसीक्यूज़ के लिए। ईथरनेट इन अ बॉक्स किसको बोला जाता है? हब्स को बोला जाता है। वैसे जो हब्स होते हैं ना, उनको आजकल डंब डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि ये सब कोई डाटा सेंड कर देते हैं। ये हमने पिछली वीडियोज़ में लास्ट डिस्कस किया था, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है और मल्टीकास्टिंग क्या होती है। पिछले कुछ लेक्चर्स आप लोग जाकर देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इनको डंब डिवाइसेस बोला जाता है। बट ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। अगर हम 10 बेस टी तक बात कर लें, तो हब्स के बारे में आपने याद रखना है, ईथरनेट इन अ बॉक्स भी इनको बोला जाता है। कहता है इट इज़ इफेक्टिवली अ वेरी शॉर्ट ईथरनेट विद वेरी लॉन्ग एयूआई केबल्स। इट कैन बी कनेक्टेड इनटू लार्जर ईथरनेट। यानी कि आप लोग जो आपका बड़ा नेटवर्क है उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आगे इसको किसी राउटर के साथ अटैच करके आप लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। फिर कहता है प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एंड ईथरनेट वायरिंग। इसमें उसने एक चीज़ हमें बताई है कि सारी वायरिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ईथरनेट की सेम स्पेसिफिकेशंस यूज़ करती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट वायरिंग टेक्नोलॉजी जो है, लेट्स से कि जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर के लिए कुछ अलग की ईथरनेट की स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं। ईथरनेट क्या है? हमारे पास एक वायरिंग जो है टेक्नोलॉजी है, तारें होती हैं ईथरनेट। तो वो कह रहा है कि वो सेम ही तरह का फ्रेम फॉर्मेट यूज़ करती हैं सारी वायरिंग टेक्नोलॉजीज़, अगर उन्होंने ईथरनेट की तारों को अटैच करना है। यानी कि वो जो हमने पढ़ा था ना, सीएसएमए बाय सीडी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन इन ईथरनेट, तो वो बेसिकली सेम ही हर तरह में यूज़ होता है, यानी कि हर जगह में यही यूज़ हो रहा होता है जहाँ कहीं भी आपने ईथरनेट लगाना है। तो उसके बाद क्या आता है कि वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ईथरनेट में मिक्स की जाती हैं, लेकिन उनकी जो स्पेसिफ़िकेशन होती है ईथरनेट के लिए वो सेम ही होती है। फिर वो कह रहा है कि एनआईसी जो है वो 3 तरह की कनेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड करता है। ये आजकल ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, मतलब मोस्टली यही यूज़ होता है। ये बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा, ये भी बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा, जो कि हमने एक पढ़ा था थिन नेट के लिए बीएनसी कनेक्टर, जिसमें हमारे पास कम वायर होती है, जिसमें ज़्यादा वायरें होती हैं। थिक नेट जिसको बोला जाता है, उसमें हमारे पास एयूआई कनेक्टर यूज़ होता है। उसके जो जिसमें हमने देखा था ना ट्रांसीवर यूज़ हो रहे हैं, तो वो ये वाला कनेक्टर यूज़ करती है। और आरजे45 जो है ये एनआईसी
डायरेक्ट यहाँ पर ऑपरेट कर रहा होता है। ईथरनेट आप डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं इस कनेक्टर के साथ। तो ये 3 किस्म के कनेक्टर यूज़ होते हैं। उसके बाद उसने कंपैरिज़न किया है छोटा-सा डिफरेंट वायरिंग स्कीम्स में, जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी, थिक ईथरनेट, थिन ईथरनेट और 10 वे टी। तो सबसे पहले वो कहता है जो थिक ईथरनेट में हमने अलग-अलग ट्रांसीवर देखे थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो है ये अच्छे से समझ आ सके। तो ये देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि हमने डिफरेंट देखे थे ना ट्रांसीवर, अलग-अलग ट्रांसीवर लगे हुए हैं और अलग-अलग एओए केबल्स उन ट्रांसीवर के साथ अटैच कर रही है। तो कह रहा है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास अगर एक एओए केबल ख़राब भी हो जाती है तो बाकी जगहों में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर ट्रांसीवर हम सही तरह से अटैच नहीं करते हैं तो डाटा आपस में मिक्स हो सकता है और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर हो सकती हैं। और उसके बाद उसने इसका एक नुकसान बताया हुआ है नीचे कि ये जो हमने थिन इथरनेट पढ़ा था ना, इसमें क्या नुकसान होता है कि कंप्यूटर एक दूसरे के क्लोज तो ठीक हैं, और हमें तारें भी कम यूज़ करना पड़ रही हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर कट लग जाता है या कोई भी वायर ख़राब हो जाती है तो कहीं भी डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, क्योंकि वायर से यहाँ से आगे आगे डाटा जो है वो सेंड ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ के नुकसानात हैं जो कि इसने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ये 2 लाइन्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हब के बारे में बताया हुआ है कि हब जो है, जो कि हम 10 बेस टी में यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, हमारी कम्युनिकेशन को सेंट्रलाइज़ कर देता है और इससे हमारे पास मैनेजमेंट करना यानी कि डाटा की वो ईज़ी हो जाता है। और ये अपनी लोएस्ट कॉस्ट की वजह से ज़्यादा मशहूर है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट अगर आपको पूछा जाए कम किसमें है, जो हमने अभी तक 3 पढ़े हैं, उसमें 10 बेस टी में सबसे ज़्यादा इसकी कॉस्ट कम होती है। फिर वो कह रहा है कि 10 बेस टी नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ अ बस बट वायरिंग टोपोलॉजी इज़ अ स्टार। ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको अभी बताई कि एक जो टेक्नीक है इंटरनेट की, जैसे 10 बेस टी है, तो वो लॉजिकली कोई और टोपोलॉजी यूज़ कर सकती है एंड फिज़िकली उसकी जो वायरिंग है वो किसी और तरीके से भी हो सकती है। उसके बाद उसने एक और भी मिसाल दी कि टोकन रिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है वो वैसे तो रिंग टोपोलॉजी है, मतलब उसकी जो लॉजिक है वो रिंग की तरह काम कर रही होती है। इस तरह से डाटा आपस में जा रहा होता है, टोकन पास हो रहे होते हैं। बट अगर आप वैसे देखेंगे, इसको अगर वायरिंग में इम्प्लीमेंट किया जाता है जिस तरह से इसकी फिजिकल वायरिंग होती है, वो स्टार की तरह होती है। यानी कि एक हब होता है जो कि सारी तारें उसके अलग-अलग कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होती हैं और फिर टोकन यहाँ पे पास हो रहा होता है। तो इस तरह से लॉजिकल और फिजिकल टोपोलॉजी के दरमियान उसने बताया फ़र्क करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद उसने बताया कि एन एनालाइज़र कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू फ़िल्टर एंड प्रोसेस फ्रेम्स, इट कैन काउंट फ्रेम्स ऑफ स्पेसिफिक टाइप और साइज़, इट कैन डिस्प्ले ओनली फ्रेम्स फ्रॉम और टू स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। यानी कि जो नेटवर्क एनालाइज़र होता है वो फ्रेम्स को फ़िल्टर भी कर सकता है कि सिर्फ़ उसने अगर इस टाइप के फ्रेम्स दिखाने हैं जो कंप्यूटर ने डिमांड किए हैं, तो उसके पास ये फ़िल्टरिंग का और जितना भी इस तरह का प्रोसेस होता है एनालाइज़िंग का, वो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। फिर वो कह रहा है कि इन जनरल इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू मैच वैल्यू ऑफ एनी फील्ड एंड कैप्चर ओनली दोज़ फ्रेम्स मेकिंग द फ़िल्टर स्पेसिफिकेशन। यानी कि अ, जो चीज़ें उसने फ़िल्टर अप्लाई किया है डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स ऑफ योर डाटा ट्रांसफ़र, तो उस हिसाब से हमारे पास फ्रेम्स आ रहे होते हैं सिर्फ़। तो इसी चीज़ को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी मर्ज़ी से। ये पुरानी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, अब ये चीज़ें ऑटोमैटिकली कॉन्फ़िगर होती हैं। फिर उसके बाद उसने कुछ वायरिंग स्कीम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं। अगर हम रिलायबिलिटी के हवाले से बात करें, जो हमने अपना पढ़ा था थिक ईथरनेट, तो उसमें उसने बताया है कि ट्रांसीवर का हमें फ़ायदा ये होता है कि वही चीज़ उसने बताई हुई है कि अगर आपकी एक केबल डिस्कनेक्ट भी हो जाती है तो बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसी तरह से अगर आप हब वाली में बात कर लें, जो हमने 10 बीएसटी पढ़ा था, उसमें भी अगर आप देखें यहाँ पर अगर एक पास कट लग जाता है तो बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, ठीक है? लेकिन अगर हब में लगता है तो फिर मामला जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यही चीज़ उसने यहाँ पर बताई हुई है, रिलायबिलिटी के लिहाज से ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। यानी कि एक आप लोगों के पास थिक ईथरनेट और दूसरा जो हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी जो हमने यूज़ की थी 10 बेस टी में, तो ये दोनों रिलायबिलिटी के लिहाज से अच्छी हैं। कॉस्ट के लिहाज से उसने कहा है कि जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें जो ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट हम यूज़ करते हैं, केबलिंग वो बड़ी सस्ती होती है। तो थिक नेट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि उसमें तारे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोग ट्रांसीवर्स का यूज़ करते हैं। यही चीज़ उसने यहाँ पर बताई है, थिक ईथरनेट यूज़ हो रहा है, देखिए हर ऑफ़िस में एयूआई केबल्स, ट्रांसीवर्स और ये सब चीज़ें अटैच हैं। ये थिन ईथरनेट यूज़ हो रहा है, इसमें हमारे पास कॉस्ट तो कम होगी कुछ, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर अगर कनेक्शन कट जाता है तो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक ही वायर हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 10 बेस टी हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़फुल टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम हब का यूज़ कर रहे हैं और सेंट्रलाइज़ हमने अपने डाटा को कर दिया है। और ये सबसे ज़्यादा सस्ता भी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया हुआ है लॉजिकल और फिज़िकल टोपोलॉजीज़ के बारे में। ये उसने कुछ वही चीज़ें बताई हुई हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है कि आप लोगों की जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरह से डाटा पास हो रहा है।
लॉजिकली डाटा किस तरह से पास होता है प्रैक्टिकली, उसको हम लॉजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई जैसे एक टोपोलॉजी जो है वो लॉजिकली बस हो सकती है, बट वो फिजिकली उसकी जो वायरिंग हुई है वो स्टार की तरह हो सकती है, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। फिजिकल टोपोलॉजी उसने बताया कि वो वायरिंग स्कीम पे डिपेंड करती है। वही 3 कनेक्टर जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वो बताया। उसने फिर बताया 10 बेस टी वर्जन जो है वो ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट यूज़ करता है और 10 एमबीपीएस पे ऑपरेट करता है, 10 मेगाबिट्स पर सेकंड यानी। फिर उसके बाद जो 100 बेस टी है, यहाँ पर एक ज़ीरो लगाना ये भूल गया है, वो 100 एमबीपीएस पे ऑपरेट करता है। उसके बाद वो कह रहा है कि 100 बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है एंड अलाउज द पार्टिसिपेंट्स टू नेगोशिएट अ स्पीड, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कि कोई फिक्स स्पीड आ रही है, वो नेगोशिएट करके जितनी उसको ज़रूरत है उतनी स्पीड पे डाटा ट्रांसफ़र करता है, ताकि हमारी जो बैंडविड्थ है वो ज़ाया ना हो, हम ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम ना कर लें। सिंपल आप ये समझ लें। फिर उसने बताया है हमें कनेक्शन ऑफ वायर्स के बारे में कि केबल यूज़ फॉर वायरिंग शुड मैच द फॉलोइंग, यानी कि जो आप केबल यूज़ कर रहे हैं उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक तो वो जो डाटा रेट है उस हिसाब से डाटा सेंड कर सके, जो कि हमने देखा ऊपर 100 बेस टी में हम ये चीज़ देख सकते हैं। फिर इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना आप लोगों का डाटा जो है वो टाइम लेगा ट्रांसफ़र होने में। फिर वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़, यानी कि जो नॉइज़ है वायर्स का वो कितना ज़्यादा है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना फ़ास्ट डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर फ्यूचर नीड्स आपकी क्या हैं, यानी कि आगे जाके अगर आपकी फ्यूचर नीड्स बढ़ जाती हैं तो उस हिसाब से कि आपने अपनी अपनी वायर डिज़ाइन की है, या ऐसा तो नहीं है कि आपकी अगर फ्यूचर नीड्स बढ़ रही हैं तो वायर बिल्कुल ही फ़ारग हो रही है आप लोगों की। तो ये एक चीज़, एक फैक्टर उसने बताया। उसके बाद उसने कॉस्ट के बारे में बताया कि कॉस्ट जिसकी जो है वो ज़्यादा होगी वो हम यूज़ नहीं करेंगे, जिसकी कम होगी वो हम यूज़ करेंगे। फिर उसने कुछ कैटेगरीज़ बता दी हमारे पास इंटरनेट की। 3 कैटेगरी जो है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करती है, ओल्डर थी, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। लो स्पीड नेटवर्क्स थे, एनालॉग टेलीफ़ोन्स के ज़रिए, यानी जो टेलीफ़ोन्स पब्लिक लाइन्स पर होते हैं ना, उसमें हम ये चीज़ यूज़ किया करते थे। फिर 4 कैटेगरी आ गई, उसमें 20 मेगाहर्ट्ज़ की हमारे पास कैपेसिटी आ गई। फिर 5, फिर 5E जिसमें 100 मेगाहर्ट्ज़ की कैपेसिटी आ गई। और उसके बाद उसने बोला हुआ है 7 600 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, जो कि 10 जीबी ईथरनेट को यूज़ करती है। और ये भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अभी जो फ़िलहाल हमारे पास आ रही हैं वो 10 जीबी क्या 40 जीबी तक भी जा रही हैं। यानी ये घरों में ज़ाहिर है कि यूज़ नहीं होता इतना पावरफुल ईथरनेट। ये बेसिकली आप लोगों की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही होती हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद उसने बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा वायरिंग स्कीम्स जो हैं वो ईथरनेट टेक्नोलॉजी पर जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बल्कि और भी कई किस्म की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकती है, जैसे लोकल टॉक यूज़ कर सकती है कोई टेक्नोलॉजी। डिपेंडिंग अपॉन नीड्स ये चीज़ें मैटर डिफरेंट कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था कि सिर्फ ईथरनेट ही एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, एफटीडीआई यूज़ कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी नीड क्या है, हमने किस तरह से डाटा ट्रांसफ़र करना है लॉजिकली एंड फिजिकली, उस हिसाब से हम पहले तो अपनी टोपोलॉजी डिसाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। जैसे आईबीएम टोकन रिंग जो है, अगर आप लोगों को सेंट्रलाइज़्ड कम्युनिकेशन चाहिए कि एक जो है वो बोस टाइप सर्वर हो जो सबको राइट्स दे सके, तो उस हिसाब से फिर टोकन रिंग या स्टार टोपोलॉजीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लेक्चर नंबर 13 में हमें बताया गया है कि लैन जो टेक्नोलॉजी है वो बड़े ही लिमिटेड डिस्टेंस में ऑपरेट करती है। उसके डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। इस सारी चीज़ में उसने यही बताया कि सीएसएमए सीडी जो है वो क्यों आप लोगों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन बनती है। जो हमने पीछे टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी है ना सीएसएमए बाय सीडी की, वो क्यों हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन बनती है कि हम ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस पर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास डिलेज़ शॉर्ट होने चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए डाटा को ट्रैवल करने में। तो इसीलिए हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क जो हैं वो बड़े ही महदूद डिस्टेंस पर कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए हम लैन की एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, जिसमें उसने हमें एक एक्सटेंशन बताई हुई है फाइबर मॉडेम। ये सारी एक्सटेंशंस यूज़ करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो सारी चीज़ें ओरिजिनल इंजीनियरिंग कंस्ट्रेंट्स में रहें, यानी कि ऐसा नहीं कि हम कोई इलॉजिकल इंजीनियरिंग टेक्निक अप्लाई कर लें, बल्कि वो सारी इंजीनियरिंग के कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही रहनी चाहिए और वो ग्रेटर डिस्टेंस स्पैन करने चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो फाइबर ऑप्टिक का एक तरीका हम यूज़ करते हैं, ये फ़र्ज़ कर लें कि जो आपका जो कंप्यूटर है उसके थ्रू आपने कनेक्शन बनाना है किसी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा जो दूर कंप्यूटर्स हैं उन तक। तो इसके लिए हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं, जो आपके राउटर के थ्रू होके फिर वहाँ तक जाएगी। जो आपका पता है आपको कि आईएसपीज़ होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लंबी-लंबी फाइबर की तारें होती हैं, वो ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो इस तरह से हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन को। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फाइबर मॉडेम जो है वो हमारे पास जो हमारा डाटा होता है, डिजिटल डाटा उसको कह लें या इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो होता है, उसको वो लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ये उसने यहाँ पर हमें बताया हुआ है। और इससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक तो सेवरल किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है,
और उसका जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि फिर आप लोगों का टाइम वाला मसला आना शुरू हो जाएगा। उसका जो डिले प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है, और उसकी वजह ये होती है कि वो लाइट की सूरत में ट्रैवल करता है और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हाई होती है, और उसकी जो मतलब कि एनर्जी कंजप्शन वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही होती हैं। रिपीटर्स के बारे में उसने बताया, दूसरी टेक्निक हम क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर्स। तो रिपीटर्स किस तरह से हमारे सिग्नल को जो है वो मज़ीद आगे पहुँचाते हैं, मज़ीद डिस्टेंस पर पहुँचाते हैं। तो इनका क्या काम होता है कि ये कॉपर वायर पर डिवाइसेस लगती हैं, यानी कि जो हमारी तार होती है ना उस पर ये डिवाइसेस लगती हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बूस्ट कर देती हैं। क्योंकि हमारे पास वीकर सिग्नल्स हो जाते हैं जब वो लंबे डिस्टेंस पर ट्रैवल करते हैं कॉपर वायर्स पर, तो रिपीटर का काम होता है कि वो इनकी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देता है। कई केसेस में ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, यानी कि उसको बूस्ट करता है, और कई केसेस में बिल्कुल रीजनरेट करता है बिल्कुल सिरे से। ये अब वाले जो रिपीटर्स आ रहे हैं वो ये काम करते हैं कि एक सिग्नल को बिल्कुल ख़त्म करके उसमें से नई सारी चीज़ें ख़त्म करके ख़राब वाली बिल्कुल एक नया आप लोगों के पास सिग्नल जनरेट करके देते हैं। तो ये 2 सेगमेंट्स के दरमियान उसने बताया हुआ है कि आप लोगों ने एक रिपीटर लगा दिया, रिपीटर का काम है कि वो अगले सेगमेंट पर डाटा को सेंड करे, और एम्पलीफाई उसको कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे आप लोग एक ही सेगमेंट पर, एक ही केबल पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिपीटर का ये फ़ायदा होता है। तो कह रहा है कि 1 रिपीटर जो है वो डबल कर देता है आप लोगों की स्पीड, 2 रिपीटर जो है वो ट्रिपल कर देता है मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशन, यानी कि जो आप लोगों की केबल की लेंथ है उसको डबल कर देता है अगर आप 1 रिपीटर लगाते हैं, और 2 लगाने से वो ट्रिपल कर देता है उसको। तो वो कह रहा है कि ये लाज़मी नहीं है कि अगर आप लोग इस तरह से रिपीटर बढ़ाते रहे तो आप लोगों की केबल की लेंथ बढ़ती रहेगी, और आप लोगों को इससे फ़ायदा ही होगा, इससे नुकसान भी हो सकता है। उसकी रीज़न उसने ये बताई है कि हर रिपीटर जो है जब आप लोग ऐड करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ डिले प्रोसेस होगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से आप लोगों की जो स्पीड है वो कम होगी, और ऐसी सूरत में ये वाली टेक्नीक जो हमने पढ़ी थी ये वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए उसने एक स्टैंडर्ड बताया हमें कि 2 स्टेशंस अगर आप लोगों के पास हैं तो वो ज़्यादा सेपरेट नहीं किए जा सकते एक वक्त में 4 रिपीटर से। यहाँ पर उसने हमें ये चीज़ बताई भी हुई है। तो इसके बाद यहाँ पर बता रहा है हमें नेक्स्ट में कि रिपीटर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि रिपीटर फ्रेम फॉर्मेट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, यानी कि वो अगर एरर आ रहा है तो उसको भी वो एम्पलीफाई कर देते हैं, ठीक है? और अगर कोलिजन आ रही है तो उसको भी वो एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये उसका एक नुकसान है जो कि ब्रिज हमारे पास कवर कर लेता है। ब्रिज क्या है कि वो इंटेलिजेंटली सिर्फ़ उन्हीं फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है कि जो करेक्ट होते हैं, और उसके लिए वो 2 एनआईसीज़ यूज़ करता है, एक सीपीयू यूज़ करता है, एक मेमोरी और एक रोम यूज़ करता है। ये सारे एलिमेंट्स उसमें लगे होते हैं, और उसका काम क्या होता है कि वो 2 सेगमेंट्स के दरमियान 2 एनआईसीज़ यूज़ करता है। जैसा कि हमारे पास ये क्या यूज़ कर रहा था, ये रिपीटर खुद ही डिवाइस लग जाती है, लेकिन ये 2 सेगमेंट्स के दरमियान 2 नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड्स का यूज़ करता है, और सिर्फ़ करेक्ट फ्रेम्स जो हैं उन्हीं को आगे फॉरवर्ड करता है। फिर उसके बाद उसने फ्रेम फ़िल्टरिंग के बारे में बताया है, जो कि किसका काम होता है, ब्रिज का, यानी कि फ्रेम को फ़िल्टर करता है प्रॉपर्ली, फिर आगे उसको सेंड करता है। और अगर वो सेम सेगमेंट पे डाटा सेंड करना है तो फिर उसको किसी और सेगमेंट पे वो नहीं भेजता, सिर्फ़ दूसरे सेगमेंट पे ब्रिज तभी भेजेगा फ्रेम को जब वो डाटा जो है वो दूसरे सेगमेंट पे जाना चाहिए। तो ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। तो वो कह रहा है कि ब्रिज किस तरह से काम करता है कि वो एक लिस्ट रखता है अपने पास जिसमें उसको पता होता है कि उसने डाटा जो है वो कहाँ सेंड करना है। यहाँ पर देखें कि यू ने वी को डाटा सेंड किया, तो यहाँ पर यू का उसने बता दिया कि वो सेगमेंट 1 में है। फिर उसके बाद वी ने यू को डाटा सेंड किया तो वो उसने बता दिया कि वो भी सेगमेंट 1 में है। फिर ज़ी ने क्योंकि ब्रॉडकास्ट किया तो उसको पता लगा कि ये तो सेगमेंट 2 में है, तो ये सेगमेंट 2 का सेंटर उसने बता दिया। तो इस तरह से ये सारी लिस्ट उसने अपडेट की हुई है। ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि मोस्ट ब्रिजेज़ आर सेल्फ लर्निंग ब्रिजेज़, के इंटेलिजेंट फ्रेम्स होते हैं, खुद सीखते हैं, जैसे-जैसे उनके पास डाटा आता है, उस हिसाब से अपनी ये लिस्ट बनाते रहते हैं। हर सेगमेंट में कितने उनके पास सेंडर्स हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, ये लिस्ट वो अपने पास बनाते हैं।